कि उनके साथ जो हुआ ये पूरी एपिसोड, इसमें कोई शक नहीं कि पहली दफ़ा पाकिस्तान में हुआ है कि उनको बाकायदा हिरासत में लिया गया है। वो एक आर्मी चीफ की दौड़ में शामिल थे, साबिक डीजी आईएसआई थे, मतलब एक ताकतवर, मतलब एक उनका एक सारा वो सारी चीज़ें जो है वो एक ऐसी थी कि आप ये नहीं कह सकते कि नॉर्मल जो थे वो। तो ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट हुई कैसे, क्यों हुई और इसको आप किस तनाजुर में देखते हैं? ये कितनी अहम है? बहुत शुक्रिया जी। मैं आपने मदऊ किया एक अहम मौजू के ऊपर बात करने के लिए। देखिए, जनरल फैज़ हमीद जो हैं वो एक गैर मामूली शख्सियत हैं पाक फ़ौज और इंटेलिजेंस कम्युनिटी की तारीख़ में। और अगर देखा जाए तो ब्रिगेडियर के लेवल से लेफ्टिनेंट जनरल तक का सफ़र जो है वो इन्होंने जो बहुत करीबी इनके रवासिम थे जनरल बाजवा के साथ, उसकी बिना पर तय किया। और बहुत की अपॉइंटमेंट्स पे, प्राइज़्ड पोस्टिंग्स पे ब्रिगेडियर से लेके, आपको याद होगा जब जनरल बाजवा कोर कमांडर रावलपिंडी थे, तो ये उनके चीफ ऑफ स्टाफ थे एज़ ब्रिगेडियर, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट एक कोर में होती है ब्रिगेडियर। फिर इसके बाद आपको पता है ये 2 स्टार जब बने तो इनको डीजीसी बनाया गया, जो कि अगेन फ़ौज में 100 से ज़्यादा मेजर जनरल्स होते हैं और उनमें से एक बहुत ही अहम अपॉइंटमेंट होती है जिसमें आपका सिविलियन क़यादत के साथ भी राब्ता रहता है अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बुनियाद पे। फिर जब वो 3 स्टार बने तो फिर आपने देखा कि वो डीजीआईएसआई बने और फिर बाद में अपनी सर्विस के जो आखिरी दिन हैं उन्होंने वो कोर कमांडर पेशावर के तौर पे सर्व करते हुए अदा किए, जो अगेन दहशतगर्दी के हवाले से हमारा सबसे हसास और अहम तरीन सूबा है। तो ये मैं थोड़ा-सा बैकग्राउंड देना चाह रहा था ताकि हमारे जो नाज़रीन हैं उनको थोड़ा-सा याद दहानी हो जाए कि किन-किन अपॉइंटमेंट्स पे पिछले तकरीबन 13-14 साल में उनका करियर कैसे इवॉल्व हुआ है। लेकिन इससे ये बात साबित होती है कि जनरल बाजवा के उनके लिए बहुत नरम गोशा रखते थे और अहम तरीन अपॉइंटमेंट्स के लिए उन्होंने उनका चुनाव और किया और उन पे अंधा एतमाद करते थे। और यूँ लगता है कि बदकिस्मती से उन्होंने शायद उनके एतमाद को ठेस पहुँचाई और उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया। जो प्रेस रिलीज़ डीजीएसपीआर की जानिब से कल जारी की गई है, उसके 3-4 पहलू बहुत अहम हैं। एक तो ये कि 7 मई को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी डीजीआईएसपीआर की जानिब से, उस मौके पे उन्होंने ये बात वाज़ेह की थी और इस बात का एतराफ़ किया था कि एक सर्विंग मेजर जनरल की क़यादत में एक इंक्वायरी कमीशन है जो कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के ऐन मुताबिक जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ लगाए जाने वाले इल्ज़ामात की तहकीक कर रहा है। तो कल की तारीख में जो प्रेस रिलीज़ इशू की गई है, आप देखें तो 7 मई से तकरीबन 3 माह से ज़्यादा का अरसा गुज़र चुका है। यानी कि 3 माह के दौरान अब पाक फ़ौज की क़यादत ने ये फ़ैसला किया कि वो हक़ाइक़, शवाहिद, सबूत इतने जमा हो चुके हैं कि अवाम को और कौमी क़यादत को एतमाद में लिया जाए और ये बात बावर कराई जाए कि वो ना सिर्फ़ जो एक हाउसिंग स्कीम है उसके हवाले से करप्शन और अपने असर-रसूख को इस्तेमाल करने के मुर्तकिब पाए गए हैं, बल्कि साथ ही साथ दूसरा पैराग्राफ जो ज़्यादा हसास है, वो आर्मी एक्ट की रिटायरमेंट के बावजूद जो बाद उनकी कमिटमेंट्स होती हैं एक सीनियर मिलिट्री ऑफिसर की, ग़ालिबन उसकी भी वायलेशन के वो मुर्तकिब हुए हैं। तो ये बुनियादी तौर पे मेरे इब्तिदाई कमेंट्स हैं इस मामले पे। अच्छा, मुझे मुझे ये सब जानना है, ये जो सेकंड पैराग्राफ है यही सबसे ज़्यादा खतरनाक है, वो पहले से भी ज़्यादा खतरनाक है कि रिटायरमेंट के बाद भी वो वायलेशंस करते रहे आर्मी एक्ट की, अपने ओहदे का नाजायज़ इस्तेमाल करते रहे। जानना ये मैं चाहता हूँ कि आपके पास ऐसी कोई तफ़सील है, वो करते क्या रहे हैं? ऐसा वो क्या करते रहे हैं कि पॉलिटिकल इंटरवेंशंस थी, क्या करते रहे हैं जो इतनी ज़्यादा वो कि उनको फिर हिरासत में लेना पड़ा और उनके खिलाफ मज़ीद जो है वो शवाहिद भी इकट्ठे किए कि क्या था ऐसा वो? देखिए, मेरे ख़्याल में 3 से 4 ऐसे मामलात हैं जो कि जिसकी बुनियाद पे कल उनको फ़ौजी तहवील में हिरासत में लेने का फ़ैसला किया गया है। एक तो करप्शन का मामला है कि अपने ओहदे को, अपने असर-रसूख को बदउनवानी के लिए या
गैर ज़रूरी अपने माली मफादात को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। लेकिन उससे ज़्यादा जो हसास मामलात हैं वो ये हैं कि एज़ अ कोर कमांडर, एज़ अ डीजीसी और डीजीआईएसआई, he was privy to some very sensitive information related to national security. इस हवाले से जो इतनी हसास अपॉइंटमेंट्स पे लोग रहते हैं, उनके पास बहुत सी ऐसी मालूमात होती है जिसके हवाले से उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट भी साइन किया होता है, आर्मी एक्ट भी किया होता है, जो कि उनको पाबंद करता है कि वो किसी भी गैर मुतल्लिका शख्स से वो इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे। तो एक तो वो पहलू है कौमी सलामती के हवाले से। लेकिन तीसरा पहलू जो है, जो कि अमूमी तौर पे भी तमाम फ़ौजी अफ़सरान और बल्कि सिविलियन सरकारी अफ़सरान पे भी पाबंदी आयद होती है, वो ये है कि रिटायरमेंट के अगले 2 साल तक आप किसी सियासी सरगर्मी में इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो उनको रिटायर हुए हुए अभी मेरे ख़्याल में कुछ ज़्यादा अरसा नहीं गुज़रा, लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसे शवाहिद कुछ सामने आए हैं। इस हवाले से जो पब्लिक में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, वो ये उसकी इस बात पे दलालत करती है कि हाल ही में जो पीटीआई के दफ्तर पे छापा पड़ा था, वहाँ से ऐसे कंप्यूटर्स, मवाद और सबूत बरामद हुए थे, जिसके नतीजे में ये बात अक्स की गई है कि पीटीआई के कई अहम जो ओहदेदार और लीडर्स हैं, उनके साथ वो मुसलसल न सिर्फ राब्ते में थे, बल्कि उनको हिदायत भी फराहम कर रहे थे मुख्तलिफ मामलात के ऊपर। बल्कि मेरी अभी आपसे बात करने से पहले एक बहुत अहम शख्सियत से बात हो रही थी, तो वो तो हँस के ये कह रहे थे कि यूँ लगता था कि इमरान खान साहब की ज़ेर हिरासत के दौरान असल में जो इंतज़ामी उमूर और हिदायत हैं, ऑपरेशनल लेवल की, बयानिए के हवाले से क्या ट्वीट्स करने हैं, क्या जवाब देने हैं, ये यूँ लग रहा था कि रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब चला रहे थे। उनको कई जानिब से कई लोगों को वो इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते थे कि ये ट्वीट कर दें, ये बात करें, ये बयान करें वगैरह-वगैरह। बल्कि बात यहाँ तक पहुँची कि बाज़ लोगों ने इमरान खान साहब से जेल में मुलाकात के दौरान इस हवाले से कंप्लेन भी की कि जनाब इनका जो इंटरफेरेंस है और जो अमल दखल है वो बहुत ज़्यादा है। ये बात मुझे पीटीआई के बाज़ सीनियर लोगों ने भी बताई है। तो ये 2-3 मामलात हैं। उसके अलावा ये बात भी एक हकीकत है कि तमाम तर सपोर्ट और एतमाद के बावजूद जनरल बाजवा के जो आखिरी दिन थे कमान के, उसमें इन्होंने जिस तरह के कल वज़ीर दिफ़ा ने भी रात को बयान दिया और भी कई अहम लोगों ने ये बात की है कि उन्होंने भरपूर कोशिश की कि अपने आप को एक फ्यूचर आर्मी चीफ के तौर पे सियासी लॉबिंग की जाए और बल्कि बाज़ इंतहाई मुक़्तदर सोर्सेस और हलकों के मुताबिक उनका और इमरान खान साहब का जो प्लान था वो यही था कि इनको अगले 6 साल के लिए आर्मी चीफ तैनात करवाया जाए और इमरान खान साहब अगले 10 साल जो है पाकिस्तान में हुकूमत कर सकें। तो ये वो मामलात थे जिसकी वजह से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट और जो सियासी क़ायदीन थे वो बहुत तशवीश में मुब्तला हुए और फिर ये तमाम मामलात थे जिसकी वजह से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी लाया गया और इस बात का फैसला किया गया कि न सिर्फ जनरल फैज़ हमीद को डीजीआईएसआई के ओहदे से भी हटाया जाए, बल्कि इमरान खान साहब जो है अब वो एक 24 करोड़ की एटमी ताकत की सरबराही के लिए उनके ऊपर इतनी अहम और हसास ज़िम्मेदारी और ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ठीक है सर, मुझे हल्का-सा शॉर्ट सा आंसर कीजिएगा। एक ये भी राय पाई जाती है कि बगावत का एक इश्यू, कोई इस तरह के भी शवाहिद मिले हैं, जिसमें आपने देखा कि जब आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट हो रही थी, तब भी कुछ ऐसी चीज़ें मिली थी कि जो मौजूदा आर्मी चीफ है, जैसे सैयद आसिम मुनीर साहब, उनकी फैमिली का डेटा कुछ सफारतकारों तक पहुँचाया गया था, कन्फ्यूजन्स क्रिएट करने के लिए। उसके बाद एक तो वो तो एपिसोड सबको पता चल गई, वन अवेल। उसके बाद कहा जाता है कि वो जो 9 मई का वाक़या था, वो बेसिकली तो जो कू था आर्मी चीफ के खिलाफ था। तो क्या उसमें भी उनकी कोई ऐसा तासुर या कोई ऐसे शवाहिद, कोई ऐसी चीज़ है उनके खिलाफ? देखें, जो अभी
तमाम तर सबूत हैं वो तो मेरी नज़र से नहीं गुजरे हैं, लेकिन ये इत्तलात बहुत बावसूख ज़राए से मुझसे भी शेयर की गई हैं, जिसमें ये बात कही गई है कि साइफर के हवाले से जो बयानिया है और 9 मई के हवाले से जो वाक़यात हैं, उसमें भी फैसलों और पैगाम रसानी और मैसेजिंग के हवाले से एक अहम रोल रहा है जनरल फैज़ हमीद का। अब इसके हवाले से जो तहकीकात हैं वो किस स्टेज पे पहुंच चुकी हैं, ये एक वसूख से बात कही जा सकती है कि कल जब आईएसपीआर की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पे ये ऐलान किया गया अवाम को और हुकूमत को एतमाद में लेके कि फॉर्मर डीजीआईएसआई को मिलिट्री तहवील में ले लिया गया है, तो यकीनी तौर पे ये इस बात का सबूत है कि जो इदारती इन्वेस्टिगेशन है वो इस स्टेज पे पहुंच चुकी है और उनके पास ऐसे सबूत और शवाहिद मौजूद हैं कि उनको हिरासत में लेना कानून, आइन और फौज के डिसिप्लिन के ऐन मुताबिक समझा जाता है और जो बेसिकली फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल है, अब उसके तहत जो कार्रवाई है वो मजीद आगे बढ़ाई जाएगी और उन सबूतों शवाहिद के मुताबिक उनकी सजा की नौइयत और मियाद का फैसला किया जाएगा। बिल्कुल ठीक है सर, ये जो अदारे की तरफ से अब हमने देखा कि जब 2 मई का वाक़या हुआ, उस वक़्त भी सबसे पहले अगर किसी अदारे ने सज़ाएँ दी थी, तो वो यही अदारा था। आपने ब्रिगेडियर्स तक, जनरल तक, कोर कमांडर को फ़ारिग कर दिया लाहौर के और एक बड़ी तादाद में ब्रिगेडियर्स को फ़ारिग कर दिया गया 9 मई के वाक़ये में। तो सज़ा सबसे पहले ये सारा सिलसिला वहीं से शुरू किया। अब फैज़ हमीद साहब को भी हिरासत में लिया गया, डेफ़िनिटली उनका भी कोर्ट मार्शल अगर शवाहिद है, तो इसीलिए किया जा रहा है। तो इससे मुझे मेरे 3-4 पॉइंट्स हैं, इस पे मैं आपका आंसर लेना चाहता हूँ शॉर्ट। रिटायर्ड अफ़सरान जो हैं, उनके लिए क्या पैगाम है? क्योंकि सिर्फ़ फैज़ हमीद साहब नहीं, बहुत से ऐसे रिटायर्ड अफ़सरान हैं, जो ताहाल जो ऐसी सरगर्मियों में पाए जाते हैं, जो पीटीआई की जो बदकिस्मती से एंटी स्टेट सरगर्मियाँ हैं या आर्मी के जो अफ़सरान हैं, उनका नाम लेकर के बाकायदा मुहिम-जोई की जाती है, उसमें उनके भी नाम-शाम आते हैं। तो उनके लिए क्या मैसेज है इसमें? रज़ा साहब, मैं समझता हूँ कि ये बहुत अहम मैसेज है और बड़ा क्लियर और ब्लंट मैसेज है। तमाम पहले तो मैं बताऊँ कि ये हाज़िर सर्विस अफ़सरान और जवानों के लिए भी बड़ा इम्पोर्टेंट मैसेज है कि कोई शख्स कितना भी सीनियर ऑफ़िसर क्यों ना हो, कितनी भी अहम और की अपॉइंटमेंट्स पे ना रहा हो, वो भी रूल्स, कोड ऑफ़ कंडक्ट, डिसिप्लिन और कानून का उतना ही उसको पाबंद होना चाहिए जितना कि जूनियर अफ़सरान और जवान हैं। क्योंकि इसके बगैर फ़ौज की क़यादत जो है आम सिपाही से और जूनियर अफ़सरान से बेलौस अंदाज में पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए कुर्बानियों की तवक्को नहीं कर सकती अगर उनकी हाई कमान लोअर रैंक्स और सिपाहियों का एहतराम और एतमाद इंजॉय नहीं करती। तो उनकी ट्रस्ट को मेंटेन और इम्प्रूव करने के लिए ये एक बड़ी अहम मैं समझता हूँ स्टेटमेंट है। फिर हम आते हैं रिटायर्ड अफ़सरान की जानिब। रिटायर्ड अफ़सरान का भी एक मैं समझता हूँ एक ग्रुप डेवलप हुआ पिछले 2-3 साल में, जिसमें आपने देखा कि जो एक ख़ास सियासी जमात के बयानिए को आगे बढ़ाने में बड़ा अहम रोल प्ले कर रहे थे अपनी सरगर्मियों में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, मीडिया पे, सोशल मीडिया पे और जो कि फ़ौज की रवायात, उसके डिसिप्लिन, उसके कल्चर और उसकी सोच से मुताबिकत नहीं रखता था। मैं समझता हूँ कि मैं इस बात से वाकिफ़ हूँ कि ऐसे कई सीनियर अफ़सरान ने कोशिश की मौजूदा आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात करके उनसे ये बात करने की, तो उनको यही मशवरा दिया गया कि आपका जो फ़ौज के दौरान सर्विस के दौरान कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान और फ़ौज के लिए रहा है, वो बड़ा काबिल एहतराम है। लेकिन अगर आप सियासत में आना चाहते हैं, तो फिर फ़ौज का नाम और रैंक इस्तेमाल ना करें। आप एक इंडिविजुअल एक सिविलियन सिटीज़न की कैपेसिटी में आप सियासत में आएँ, लेकिन फिर आप ये तवक्को ना करें कि फ़ौज आपको सपोर्ट करेगी और आपके सियासी मौक़िफ़ और बयानिए को भी इंडोर्स करेगी। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अहम पैगाम तमाम रिटायर्ड अफ़सरान को दिया इसलिए गया है कि एक मिसाल बनाया गया है जनरल फैज़ हमीद को कि अगर इतना अहम सीनियर और सेंसिटिव पोस्ट पे रहने वाला फ़ौजी अफ़सर भी फ़ौज के डिसिप्लिन
और रूल्स का पाबंदी अगर वो नहीं करता तो उसको केफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा, अदालती कार्रवाई की जाएगी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो बाकी तमाम अफसरान जो हैं उनसे किसी किस्म की जो लीनियंसी है या नर्म गोशे की जो तवक्को है वो नहीं करनी चाहिए। मैं समझता हूँ जिस तरह आपने भी हवाला दिया 9 मई के हवाले से जो कोर कमांडर लाहौर थे उनके हवाले से भी एक इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी की गई थी कि क्या उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां भरपूर अंदाज में बर-वक्त अंदाज में पूरी की हैं या नहीं। लेकिन जनरल फैज़ हमीद के हवाले से इल्ज़ामात यकीनन कहीं ज़्यादा संजीदा और हसास नौइयत के हैं, जिसकी वजह से उनको हिरासत में भी लिया गया है और अब फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का प्रोसेस भी उनके खिलाफ इनिशिएट कर दिया गया है। बिल्कुल ठीक है सर, इसी के साथ जो ज़िमनी सवाल है मेरे, इस मामले से ये जो अभी किया, सियासतदानों के लिए और ख़ास तौर पर अदलिया के लिए क्या मैसेज है? उनको क्या मैसेज पास किया गया है? उन्हें क्या सॉफ्ट मैसेज या आप कुछ भी आप कह लें कि क्या कहा गया है कि वो अब क्या करें? उन्हें क्या सीखना चाहिए इससे? देखिए, मैं समझता हूँ इसमें एक बड़ा अहम पैगाम और मैसेज हमारी आला अदलिया के लिए है कि अगर फ़ौज जो है पहली बात तो ये है कि वो ये जो इंक्वायरी की गई थी, वो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की तामील में की गई थी। तो इससे ये साबित होता है कि पाक फ़ौज जो है और उसकी क़यादत आइन, कानून और आला अदलिया के एहतराम को बहुत अहमियत देती है। और लेकिन उसी की अहकामात और हिदायत के मुताबिक इन्होंने ये इंक्वायरी की और अब यूँ लगता है कि वो एक अहम स्टेज पे पहुँच चुकी है और शवाहिद सबूत सामने आ चुके हैं, जिसके नतीजे में जनरल फैज़ हमीद को फ़ौजी हिरासत में भी लिया गया है और फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का आगाज़ भी किया गया है। तो दूसरा पैगाम जो है वो ये है कि फ़ौज ने के अंदर एक अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम है। कम लोग इस बात से वाकिफ़ हैं लेकिन इससे पहले भी कोर्ट मार्शल कई और सीनियर अफसरान का इससे पहले होता रहा है और उनको सज़ाएँ भी मिलती रही हैं। आपको जनरल जावेद इकबाल का याद होगा वाक़या, फिर इसी तरह ब्रिगेडियर रिज़वान को सज़ाए मौत दी गई थी। इससे बहुत पहले एक ब्रिगेडियर अली खान थे जो कि जिनके राब्ते हिज़्ब उत-तहरीर से सामने आए थे। इस तरह के कई अफसरान हैं जिनके हवाले से जो इंटेलिजेंस है फ़ौज के निज़ाम और डिसिप्लिन के तहत उन पे बड़ी कड़ी नज़र रखी जाती है, उनकी सरगर्मियों पे, उनकी सोच पे उनकी मुलाकातों और जिन लोगों से उनके रवासिम होते हैं। तो उसी के नतीजे में ये प्रोसेस फ़ौज का है और ये बड़ा ट्रांसपेरेंट और कंसिस्टेंट है और आला तरीन अफसरान भी इस प्रोसेस से बाहर नहीं हैं। तो यही तवक्को जो है मैं समझता हूँ फ़ौज जो है मुख्तलिफ सिविलियन इदारे ख़ुसूसन आला अदलिया से भी करते हैं कि वो किसी दबाव और बयानिए के ज़ेर असर आए बगैर अपनी आइनी और कानूनी ज़िम्मेदारी पूरी करें। ख़ुसूसन 9 मई के हवाले से जो कौमी सलामती के हसास तरीन मामलात हैं, उनको प्रायोरिटी की बेसिस पे एक ट्रांसपेरेंट अंदाज़ में अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचे ताकि फ़ौज और जो शोहदा की फैमिलीज़ हैं वो भी अब ये सवाल करती हैं कि जनाब एक जानिब हम अपने बच्चों, अपने भाइयों अपने हस्बैंड्स की कुर्बानी भी दें और साथ में हम गालियाँ भी सुनें, तो ये एक इट्स नॉट फेयर। तो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि हमारी आला अदलिया जो है, वो हमारे शोहदा की फैमिलीज़ की कुर्बानियाँ जो हैं, उनके गमो अलम को समझें और चाहे वो दहशतगर्द हों जिनके खिलाफ मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं या वो लोग हों जो कि इंतशार और फ़साद बर्पा करने की कोशिश करते हैं, फ़ौज को बदनाम करते हैं, फ़ौज के अंदर बगावत फैलाने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ भी बरवक्त और ट्रांसपेरेंट अंदाज में कानूनी और अदालती कार्रवाई की जाए, किसी भी दबाव और बयानी के ज़ेर असर आए बगैर, ताकि पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की अवाम और आलमी बरादरी के जहन में हमारी आला अदलिया का जो एहतराम है और एतमाद है, वो बेहतर हो सके। बिल्कुल ठीक है सर, मैं आखिरी 5-10 मिनट हैं आपके, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी जो तशरीह है वो पूरी हो जाए। सवाल मेरा अब आगे थोड़ा-सा टॉपिक मैं चेंज करना चाहता हूँ। इमरान खान साहब अब माफ़ी की तरफ आ रहे हैं 9 मई के मामले पर। वो अभी तो उन्होंने जो मशरूत माफ़ी का कहा,
और वो जिस मशरूत माफ़ी का कह रहे हैं कि वो सीसीटीवी फुटेजेस में हमारे लोग दिखा दें, देन हम माफ़ी भी माँग लेंगे, उन लोगों को पार्टी से भी निकाल देंगे। वो तो सीसीटीवी फुटेज का कह रहे हैं, लेकिन उनके अपने लोगों की अपने हाथों से बनाई गई वीडियोज़ हैं, जिसमें वो वहाँ पर मौजूद हैं, फौजी तनसीबात के बाहर और वहाँ पर वो सब हल्ला-गुल्ला कर रहे हैं और बाकायदा उसको फातिहा के तौर पर जो है वो उसको सेलिब्रेट भी करते हुए नज़र आए हैं। तो वो ये सबूत तो वाज़ेह हैं। तो इमरान खान साहब क्या को माफ़ी मिल जाएगी अदारे की तरफ से? अगर माफ़ी मिल जाएगी, क्या उस माफ़ी का मतलब ये भी होगा कि उनका है, जो किया है उनकी पार्टी के लोगों ने, उन्होंने 9 मई का, क्या उसमें भी माफ़ी मिलेगी या उसमें सज़ा मिलेगी? रज़ा साहब, मैं समझता हूँ मेरा जो इस पे मौक़िफ़ और नज़रिया है वो बिल्कुल सादा और वाज़ेह और कंसिस्टेंट है पिछले 2.5 साल से। और वो ये है कि जनाब, जो 9 मई का वाक़या है वो सियासी नहीं बल्कि कौमी सलामती का मामला है और कानून के तहत उसको देखना चाहिए। बुनियादी तौर पे पीटीआई और इसकी क़यादत की सियासी हिकमत अमली ये है कि इसको पब्लिक डोमेन में इमोशंस, जज़्बात, फेक नैरेटिव और एक सियासी मामला बना के पेश किया जाए। मेरे ख़्याल में 2 साल कबल एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात किसी साहब ने की थी कि जनाब, जिन लोगों ने 2009 या 10 में जीएचक्यू पे हमला किया था और जिन लोगों ने पिछले साल जीएचक्यू पे हमला किया था, क्या कानून जो है सिर्फ़ उनके लिबास और उनकी वज़ाक़ता की वजह से उनके अमल में तफ़रीक करेगा? कि एक साहब जो है उनकी दाढ़ी है और उन्होंने जॉगर पहने हुए हैं और हमला कर रहे हैं और शलवार कमीज़ पहनी हुई है, और दूसरे साहब जो हैं वो पैंट में हैं या जीन्स में हैं, अंग्रेज़ी बोलते हैं, क्लीन शेव हैं और वो जीएचक्यू और आईएसआई के दफ्तर पे हमला करते हैं। तो सिर्फ़ उनके लिबास, ज़ुबान और वज़ाक़ता की वजह से क्या कानून उन दोनों के मकसद और अमल में तफ़रीक करेगा? मैं समझता हूँ कि ऐसा इंसाफ़ के तकाज़ों के मुताबिक नहीं होगा और ना होना चाहिए। तो इसीलिए मेरी तवक्को है कि जो अदलिया है वो किसी भी दबाव, किसी भी बयान, किसी भी विच हंटिंग, किसी भी टारगेट, किसी की पर्सनैलिटी असैसिनेशन, इस किस्म के मामलात से बालातर होके अवाम की तवक्कुआत और इंसाफ के तकाज़े पूरा करे। क्योंकि जो 9 मई